Hello and Jai Hind YouTube and welcome to ORS, a very new world of education और मैं टैगलाइन फिर से बोल देता हूँ लर्न टू बी बेटर देन योरसेल्फ। तो यार थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। माय नेम इज़ दिव्यांश एंड आई एम अ मास्टर एडुकेटर एट ORS ऑफ सिविक्स, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। तो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अब चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं हम क्लास 10th के सिविक्स का। तो अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है फेडरलिज्म। हाँ जी, तो फेडरलिज्म पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखो, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग ना ना ना, नहीं नहीं, मैंने कुछ सस्ते नशे नहीं किए, मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ है। पावर शेयरिंग से ही ये चैप्टर स्टार्ट होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ा हो तो हमने पिछले चैप्टर में स्टार्ट किया था। तो दो टाइप की पावर शेयरिंग होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आते हैं, जो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, और जो वर्टिकल है, जो हमारा असली चैप्टर है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यार आगे है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, यूनिलेटरल गवर्नमेंट होती है, एक फेडरल गवर्नमेंट होती है। ठीक, अब यूनिलेटरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट जो सिर्फ एक टाइप की होगी, यानी मतलब सेंटर ही सेंटर होगा, उसमें कोई डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं होगी गवर्नमेंट के बीच में। और वहीं हमारा आता है फेडरल, जिसमें गवर्नमेंट के कम से कम दो टेयर होंगे सेंटर स्टेट। जैसे यूनिलेटर का आप ले सकते हैं श्रीलंका टाइप से, और फेडरल का आप ले सकते हैं बेल्जियम, इंडिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, व्हाट इज पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। अब समझें, देखो पावर को जब हम शेयर करते हैं ना, यानी सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, जिसमें हम पावर को शेयर कर देते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप्स में। सेंटर आ गया, स्टेट आ गया, और लोकल आ जाता है, और भी बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। सेंटर सेंटर गवर्नमेंट का जो सबसे टॉप टेयर पे है, वो है सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट का क्या काम है? तो ये सेंटर गवर्नमेंट का काम है, दे लुक एट दे लुक आफ्टर द नेशनल इंटरेस्ट। अब जो भी चीज़ नेशनल इंटरेस्ट में आएगा, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। जैसे अब नेशनल सिक्योरिटी, वो जो भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी चीज़ें हैं, जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में आती हैं, उनको। और स्टेट गवर्नमेंट देखेगी जो डेली रूटीन की चीज़ें, जैसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसी है, रोड कैसे हैं, है ना, ऐसी चीज़ें, एग्रीकल्चर कैसा है वहाँ पे। और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो देखती हैं लोकल इश्यूज़ को, जैसे किसी गांव में रोड बनाना है, और कहीं ब्रिज बनाना है, कहीं कुछ करना है, तो कुछ करना है। जो भी लोकल इश्यूज़ होते हैं, उनको देखने वाली गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म समझ लिया हमने कि गवर्नमेंट के टाइप्स में पावर को शेयर कर दिया जाता है, वो फेडरलिज्म है। अब इसके टाइप्स क्या है? देखो यार, इसके टाइप्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। देखिए, टू और मोर, है ना, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, तो ये फेडरल होंगे। ठीक है, ईच गवर्नमेंट हैव इट्स ऑन पावर एंड जुडिक्शन विच इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ना, तो हर एक गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट, लोकल, इन सभी की अपनी जुडिक्शन होगी, यानी ये इनका दायरा, है ना, इनका दायरा, यानी कि शक्तियों का दायरा जो है वो बताया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, आगे है द जुडिक्शन इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। समझे, जुडिक्शन जो है कि आप कितना एरिया में आप अपनी चला सकते हैं। ठीक है, वो कहती है जुडिक्शन। तो वो स्पेसिफाइड है, ऐसा नहीं है कि सेंटर आज स्टेट में हो भाई चल अपन का जुडिक्शन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो जुडिक्शन स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंस जो होते हैं, जैसे कोई भी आपको लॉ बदलना है ना पावर शेयरिंग के मामले में, तो उसमें एक मेजॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स का मतलब वो एग्री होने चाहिए उस पर। ठीक है, इसमें बहुत सारे वैसे पेंच फंसते हैं, वो बात बताऊंगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे एपिक्स कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, वो एपिक कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट, वो लुक आफ्टर करती है कि हर एक गवर्नमेंट, हर एक टाइप की गवर्नमेंट अपनी
पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही, कहीं अपने जुडिक्शन से ज़्यादा तो नहीं कर रही, या कोई अपने जुडिक्शन से कम काम तो नहीं कर रही। ये हमारी एपेक्स कोड देखती है, ग्रेड कोड। अब यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा दिमाग ख़राब नहीं है, सबसे पहले ये बात है। ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ तो होगा इसका। तो ऑब्जेक्टिव होता है जो सेफ गार्ड यूनिटी ऑफ द नेशन। अब देखो, अगर एक टाइप की गवर्नमेंट रहेगी ना, तो आप सेफ गार्ड नहीं करते यूनिटी। यूनिटी यानी आपकी एकता, अखंडता जो है ना, वो अच्छी तरह सेटिस्फाई नहीं होगी जब तक कि आपके अलग अलग टायर्स नहीं होंगे गवर्नमेंट के। क्योंकि अगर एक टायर होगा तो मेजॉरिटी को तो वो देख लेगा, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं ना, उनको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अगला है टू अकोमोडेट रिलीजन डिवीजन, रिलीजियस डिविजन्स। अब देखो, कहीं पंजाबी रहते हैं, कहीं हरियाणवी रहते हैं, कहीं राजस्थानी रहते हैं, कहीं मालवी रहते हैं, यानी हर एक टाइप के इंसान हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। और अब वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री है हिंदुस्तान, डाइवर्स कंट्री बहुत ज़्यादा। तो ऐसों को लुक आफ्टर करने के लिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होना आवश्यक है। अब देखें यार, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं फेडरलिज्म के, मतलब कि फेडरलिज्म अगर है तो उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। हैव टू एग्री ऑन सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखें, अब ऐसा नहीं है कि सेंटर जो है वो स्टेट पे दबाव डाल दे, तो सेंटर ऐसे खड़ा हो जाए, भाई साहब हम तो डाउन है, तुम कौन हो। नहीं, कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जहाँ पे स्टेट अपेक्स होगा, कहीं ऐसे से बहुत ज़्यादा ऐसे सेंटर्स होंगे जहाँ पे हमारा सेंटर अपेक्स होगा। पर दोनों को कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे पावर शेयरिंग के। अगर वो नहीं मानते तो फिर काम खराब है। आप देखिए, ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लव एंड लिव टुगेदर, लिव एंड लव टुगेदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे। ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो माफ़ कर देना। ट्रस्ट होना एक दूसरे पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे झगड़े होते रहेंगे तो फिर कंट्री तो कहाँ चलेगी। अब देखें यार, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। अब दो टाइप होते हैं फेडरलिज्म के, ढंग से सुनिएगा, दो टाइप होते हैं। एक है कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का क्या मतलब हुआ, वर्ड से स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जब आप एक साथ आते हैं, ठीक है। और होल्डिंग टुगेदर जकड़ के रखा है एक साथ। तो कमिंग टुगेदर, देखो यार, जैसे इंक्लूड स्टेट्स, जब स्टेट्स या कंट्रीज एक साथ आती हैं ना एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए, तब उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए तब उसे हम कह देते हैं कमिंग टुगेदर और फेडरलिज्म। इसमें ये होता है कि जो आपके स्टेट्स हैं उन उनके पास ऑटोनॉमी होती है कि दे कैन बिहेव लाइक अ कंट्री, पर वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है यूएसए। इसमें जो स्टेट्स हैं ना उनके पास बहुत ज़्यादा अपेक्स पावर्स होती हैं एज कम्पेयर टू होल्डिंग टुगेदर स्टेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं, और इसमें स्टेट एंड सेंटर आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। जैसे यूएसए है ना, वहाँ पे हर एक स्टेट के लिए अलग से वीज़ा लगता है भाई साहब। हिंदुस्तान में एक ही वीज़ा होता है। अब होल्डिंग टुगेदर, अब देखें, जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब हमारी स्टेट्स तो नहीं थी ना, प्रिंसली स्टेट्स थी ना। तब हमने इन स्टेट्स को इकट्ठा किया और एक नेशन बनाया। वो हमने खुद किया, ना कि कोई स्टेट हमारे पास आई, ठीक है। तो उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है। और इसमें जो स्टेट्स होती हैं वो लेस पावरफुल होती हैं एज कम्पेयर टू स्टेट्स इन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और यहाँ पे जो सेंटर है वो एपेक्स होता है। एपेक्स इन सेंस कुछ मुद्दों में वो बहुत एपेक्स होता है। और इसका एग्जाम्पल हमारा हिंदुस्तान है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान को क्या ऐसी चीज़ है जो एक फेडर बनाती है। अब देखो, 3 टायर्स फेडरम जो मैंने बताया आपको, वही स्टेट, सेंटर आ गया, स्टेट आ गया, एंड लोकल गवर्नमेंट आ गई। भाई फेडरल तो हम यहीं हो गए। अब देखो, लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया। लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड किया गया है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, एंड यूनियन लिस्ट है। वो आगे बढ़ाता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगर आपको कोई भी प्रोविज़न चेंज करना है ना पावर शेयरिंग का, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का, तो
उसमें आपको 2/3 यानी 75% मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, तो ही वो जो आप बिल लाए हो ना वो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। 75% मेंबर्स जो उस समय प्रेजेंट होते हैं वो वोट करते हैं उसके साथ, तो वो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन पावर शेयरिंग कोर्ट इज देयर, ठीक है। अगर पावर शेयरिंग में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो हिंदुस्तान में कोर्ट्स तो हैं, बट सेंटर यहाँ पे थोड़ा पैक्स होता है, सेंटर के पास पावर ज़्यादा होती है यहाँ पे, बट कोर्ट्स आर देयर। अब जब हम बात कर रहे थे थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अब समझें इसको। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हमारे पास सेंटर है, स्टेट है, और एक कॉन्करेंट, इन सभी के साथ लिस्ट लगता है। लिस्ट लिस्ट इन, अब समझिए यार, सेंट्रल जो सेंट्रल लिस्ट है वो हमें ये बताती है, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट यूनियन लिस्ट कह लीजिए, हमें ये बताती है कि सेंटर के पास कौन सी पावर्स रहेंगी, ठीक है। सेंटर के पास पावर्स रहती हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट में होती हैं, वो पावर्स सेंटर के पास में रहती हैं, एज सिंपल एज दैट। और फॉर एन एग्जांपल जैसे टेलीकॉम है, हमारी बैंकिंग है जैसे आरबीआई वाला, नेशनल सिक्योरिटी है, जैसे आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स लेने हैं तो वो सेंटर ही ले सकता है, स्टेट नहीं ले सकता। स्टेट लिस्ट में आती हैं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं, वो पुलिस से ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, एंड हमारा इरिगेशन ले लो, एंड एक्सेट्रा, ठीक है। और इन सब सब्जेक्ट्स पे जो स्टेट है उसके पास अथॉरिटी है, वो लॉज बना सकती है। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें वो मुद्दे आते हैं जो दोनों के सिमिलर होते हैं, एडुकेशन आ गया, मैरिज आ गया, अडॉप्शन आ गया, एक्सेट्रा आ गया। और एक लास्ट में बचती है रेसिड्यूटरी लिस्ट, उसमें वो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं जो कि कहीं पे लिखे ही नहीं किए, ना ही तीनों, इन तीनों में नहीं आते, जो संविधान बनने के बाद आए, जैसे साइबर सिक्योरिटी, आईटी, ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो कौन सॉरी रेसिड्यू लिस्ट में आती हैं, यानी। और वो रेसिड्यू लिस्ट किसके पास है? सेंटर के पास पावर है उसके। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हिंदुस्तान हमारा कैसे प्रैक्टिस करता है फेडरलिज्म, तो हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं एक लिंग्विस्टिक स्टेट, और हमारी कोई हमारी लैंग्वेज पॉलिसी पे है, और सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। अब लैंग्वेज पॉलिसी, फिर लैंग्वेज पहले से बीच वाला चुनते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी ऐसे है कि हिंदुस्तान में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी और इंग्लिश हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। आज तक कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनी, और 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी हम एक फेडरल हैं, क्योंकि हम किसी पे अत्याचार नहीं कर रहे भाई साहब। और लैंग्वेजिस्टिक स्टेट्स, हमने स्टेट्स को बांटा है हमारी लैंग्वेज के तौर पर, ठीक है। और इस कारणवश एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान हो जाती है। जैसे महाराष्ट्र बोलने वाले, तो वहाँ पे एक समुदाय टाइप के लोग हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज के तौर पर बांटा गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास बचता है सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप्स। जब से कॉन्क्युलर गवर्नमेंट आई है जानी, जब गवर्नमेंट इकट्ठी होती हैं, कोई मेजोरिटी नहीं ले पाता, तो ये इकट्ठे हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी, उसकी वजह से सेंटर एंड स्टेट के रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेशनशिप भी अच्छे हुए हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि जब जब स्टेट के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश की है सेंटर ने, तब तब हमारी जो कोर्ट हैं वो आए हैं एज अ ढाल बन के, और हमारी स्टेट्स को बचाया है। अब व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, समझे। जब हम पावर्स जो है ना, पावर्स वो सेंटर और स्टेट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, तब ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन इंग्लिश में पढ़ ले, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। जैसे कुछ पैसा खर्चने की दे दिया है ना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो। अब वाई फेडरलिज्म इज़ गुड। अब देखो फेडरलिज्म हिंदुस्तान के लिए क्यों अच्छा है। सबसे पहले तो हम लोगों को इकट्ठा रहना अच्छा लगता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है। दूसरा ये, हम सब में, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, जब तक वो एक अच्छा हिंदुस्तानी है, एक हिंदुस्तानी है, तो उसे हिंदुस्तान के डेमोक्रे उसे डेमोक्रेसी पे हमारे विश्वास है, तो वो अच्छा लगता है उसे, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो ये है कि हिंदुस्तान के जो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही अच्छा है। सेंट्रल स्टेट, और इतना अच्छी तरह हर एक चीज़ को बांटा गया है
कि एक रिलैक्सेशन फील होता है कि हम, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, इसी कारणवश हिंदुस्तान में फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो रहा है। अब 1992 का एक्ट जो बताता है कि हमारी डिसेंट्रलाइजेशन होगी, उसके रूल्स बताता है, तो ये कहता है कि देयर विल बी इलेक्शंस कंडक्टेड इन रेगुलर इंटरवल्स फॉर द इलेक्टोरल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। समझे, ये 1992 का एक्ट ये कहता है कि एक रेगुलर इंटरवल में, यानी 5 साल में ही होता है, इलेक्शंस होंगे पंचायत के लिए, विलेजेस में, और म्यूनसिपैलिटी के लिए, सिटीज एंड टाउन्स में, उनके रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। और ये कहता है कि जो लोकल गवर्नमेंट होगी ना, उनका जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाएगा, सेंटर का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाएगा, वो स्टेट का इलेक्शन कमीशन कराएगा। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इससे होता है। डिसेंट्रलाइजेशन इस तरह अच्छा है कि लोकल बॉडीज़ के पास पावर है अपने चीज़ों को निपटाने की, लोकल बंदों के पास ही पावर है अपने चीज़ों का निपटारा करने की। तो यार वीडियो वैसे अच्छी ही थी, आई थिंक बहुत अच्छी वीडियो थी। जो जो आपको सीखना था ओवरऑल वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब का बटन ऐसा होता है और हमारा लोगो ये है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद, एंड सब्सक्राइब टू ORS। बाय बाय।